क्लास टीचिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान कक्षा 12। इकाई का नाम मानव कल्याण में जीव विज्ञान। अध्याय का नाम मानव स्वास्थ्य तथा रोग। इससे पहले पिछले 2 पार्ट वीडियो के दिए जा चुके हैं। पार्ट 1 में आपने पढ़ा है इस पाठ का परिचय, अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताएं, रोग क्या हैं। पार्ट 2 में आपने पढ़ा है कुछ सामान्य मानव रोग, संक्रामक रोगों की रोकथाम। उसी कड़ी में आज इस वीडियो में आप पढ़ेंगे एड्स, कैंसर, ड्रग्स और अल्कोहल कुप्रयोग। आइए शुरू करते हैं। एड्स क्या है? वैसे तो आप सभी लोग एड्स नाम से परिचित होंगे, बहुत बार सुना गया है। एड्स क्या है, उसका समुचित ज्ञान इस वीडियो के माध्यम से आप प्राप्त करेंगे। एड्स, इस रोग को सर्वप्रथम 1981 में रोग नियंत्रण केंद्र अटलांटा जॉर्जिया में खोजा गया, जो मनुष्यों में कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण होता है। आप समझ सकते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली का बहुत बड़ा योगदान है व्यक्ति के जीवन के लिए। अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को सदैव मजबूत रखना चाहिए। किसी भी प्रकार के संक्रमण, किसी भी प्रकार की बीमारी आदि से बचने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को सदैव मजबूत रखना चाहिए। हमेशा जागरूक रहिए। कोई भी ऐसा खान पान, ऐसी आदत, ऐसा आचरण मत बनाइए जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली पर कुठाराघात करता हो। आजकल के खान पान, आदतें, आचरण ऐसे हो गए हैं, व्यक्ति इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता है और अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को अनजाने में कमजोर बनाता चला जा रहा है और वो जीवन का आनंद नहीं ले पाता है। इसलिए आप कैसे भी इस बात को जरूर अध्ययन करें, जरूर जानें, जागरूक हों कि आप अपने शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सदैव कैसे मजबूत रख सकते हैं, कैसे मेंटेन रख सकते हैं। एड्स एक लाइलाज महामारी है। 1981 में इसको जॉर्जिया में खोजा गया था। इसके विषाणु की खोज 1983 में हुई। भारतवर्ष में एड्स रोग का पता 1986 में चला था। ठीक से पढ़ लीजिए। इस एड्स पर बहुत सारे प्रोजेक्ट भी बनाने पड़ते हैं। एक एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, तो इसलिए ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए। भारतवर्ष में एड्स रोग का पता 1986 में चला था और इसके विषाणु की खोज सन 1983 में हुई थी। यह रोग एक रेट्रोवायरस के द्वारा होता है। रेट्रोवायरस समझते हैं? जिस वायरस का आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है उसको रेट्रोवायरस कहते हैं। इसका दूसरा नाम मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु है। अंग्रेजी में इसको HIV कहते हैं। ध्यान रखिएगा,
वायरस का नाम HIV है। इसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और इस बीमारी का नाम एड्स है। बीमारी का नाम एड्स। जिस वायरस के संक्रमण से यह बीमारी होती है उस वायरस का नाम रेट्रोवायरस है। इस वायरस की खास बात है, ये इतना घातक क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि ये मनुष्य की प्रतिरक्षा प्रणाली को समाप्त कर देता है। वायरस के संक्रमण से कोई व्यक्ति नहीं मरता है, बल्कि वो व्यक्ति इसलिए मर जाता है कि यह वायरस जब किसी मनुष्य की प्रतिरक्षा प्रणाली को समाप्त कर देता है तो वह मनुष्य अन्य तमाम प्रकार के फफूंदी, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ आदि के इन्फेक्शंस को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, झेल नहीं पाता है, सहन नहीं कर पाता है, और उन अन्य कारणों से उसकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि सारी प्रतिरक्षा प्रणाली तो रेट्रोवायरस ने ध्वस्त कर दिया ना। अरे बहुत सामान्य सा वायरस है। आप चित्र में देखिए, ये एक गोलाकार वायरस होता है और इसके भीतर आरएनए आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। आरएनए अर्थात राइबो न्यूक्लिक एसिड जीनोम है इसका। आरएनए के चारों तरफ खाली जगह होती है और उसके चारों तरफ प्रोटीन की कवरिंग होती है। प्रोटीन का एक लेयर होता है। दो सेल पाई जाती हैं, एक इनर सेल होती है, एक आउटर सेल होती है। आउटर सेल के ऊपर आउटर इनवेलप लिफाफे की तरह से चढ़ा होता है और लिफाफे के ये प्रोटीन से निर्मित होता है। सेल भी दोनों प्रोटीन से निर्मित होती हैं, आउटर एनवेलप भी प्रोटीन से निर्मित होता है। और इसके सरफेस पर जैसे आप किसी गेंद में माचिस की तीली उल्टी साइड से लगा दीजिए तो जैसी संरचना दिखेगी, मसाला वाला भाग ऊपर रहे और तीली का फ्री वाला भाग जो है वो गेंद में घुसा दीजिए, तो जैसी संरचना उसकी दिखाई पड़ेगी बिल्कुल वैसी संरचना आरएनए इस एड्स वायरस की होती है, HIV वायरस की होती है। इसके बाद रोग संचरण, ये कैसे फैलता है? HIV का संक्रमण संक्रमित व्यक्तियों के साथ संभोग करने, समलैंगिक संभोग करने, संदूषित यानी कि इन्फेक्टेड रक्त व रक्त उत्पादों और मादक पदार्थों के आदि व्यक्तियों द्वारा साझा इंजेक्शन सुई के प्रयोग से फैलता है। जैसे कोई व्यक्ति मादक पदार्थों का आदी है, उसको कोई इंजेक्शन लगाया गया और वही इंजेक्शन आपको भी लगा दिया गया, मतलब दवा वो नहीं है लेकिन निडिल वही है। तो इस प्रकार से ये संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकता है। कई कारण हमने आपको बताया। संक्रमित व्यक्तियों के साथ असुरक्षित संभोग, समलैंगिक संभोग, संदूषित रक्त, रक्त उत्पादों, मादक पदार्थों के आदि व्यक्तियों द्वारा साझा इंजेक्शन सुई के प्रयोग से ही फैलता है। यह संक्रमित मां से उसके गर्भ के बच्चे में भी संचरित हो जाता है। समझ लीजिए कितना खतरनाक है। HIV की बात करें तो ये लगभग 90 to 120 nm व्यास का गोलाकार विषाणु होता है, 90 से 120, और इसका इन्फेक्शन हो जाता है व्यक्ति को लंबे समय तक पता भी नहीं चलता है। एड्स में रोगजनक के शरीर में प्रवेश से लेकर प्रथम लक्षण उत्पन्न होने तक कुछ महीने से लेकर 10 वर्ष तक का समय लग सकता है। यदि आज किसी व्यक्ति को एड्स के वायरस से संक्रमण हो गया है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हफ्ते 2 हफ्ते 10 हफ्ते साल 2 साल में इन्फेक्शन के लक्षण दिखाई पड़े। इन्फेक्शन आज की डेट में हुआ है और ये लक्षण 10 वर्ष पर्यंत भी दिख सकते हैं।
आप तब तक इन्फेक्शन फैलाते रहिए। कुछ ऐसे तरीके हैं जो समाज में डर पैदा करते हैं कि वायरस साथ में रहने से, खाने पीने से, हाथ मिलाने से भी फैल जाता है, एड्स का वायरस। ऐसा नहीं है। एड्स वायरस जो होता है, देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा, सामान्य सामाजिक संपर्क, जैसे एक घर में रहना, एक साथ रहना, साथ खाना, हाथ मिलाना, गले मिलना, इनसे नहीं फैलता है। मोबाइल, लैपटॉप, खिलौने, स्टेशनरी साझा करने से नहीं फैलता है। मच्छर के काटने से एड्स नहीं फैलता। ये छुआछूत का रोग नहीं है, खांसने सीखने से नहीं फैलता है। तो इसलिए भ्रम की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। हाँ, ये एड्स पीड़ित व्यक्ति के रक्त, पसीने, आंसू, लार, वीर्य, योनिस्राव तथा दूध में एचआईवी उपस्थित रहने लगता है। इसके लिए कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। पहली सावधानी है कि रक्त आधान के समय, जैसे कभी किसी को जरूरत पड़ जाए ब्लड लेने की, तो जब ब्लड ले रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर लीजिए कि जिसका ब्लड ले रहे हैं वो एड्स पॉजिटिव ना हो। इंजेक्शन की सुई का प्रयोग एक बार ही करना चाहिए। एक इंजेक्शन की सुई जिस व्यक्ति में लगाई जाए तो वो दूसरे व्यक्ति में ना लगाई जाए। लैंगिक संबंध स्थापित करने में सावधानी बरतनी चाहिए। जन साधारण का ध्यान आकर्षण करने के लिए हर वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है ताकि लोग जाने, लोगों को जागरूकता हो ये दिवस क्या है, क्यों मनाया जाता है। और जब जागरूकता फैलेगी तो ज़रूर इस बीमारी से बचाव संभव हो सकेगा। देखिए, जीनी प्रौद्योगिकी द्वारा रोग की रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं, पर अभी इसका कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो सका है। आपको मानना पड़ेगा, वायरस से जितने भी बीमारियां, चाहे मनुष्य में हो, चाहे पशु में हो, चाहे पौधों में हो, वायरस जनित बीमारियों के लिए विश्व में अब तक, पूरे विश्व में अब तक कोई भी एलोपैथिक वैक्सीन, मेडिसिन कुछ नहीं बन पाया है। प्रकृति ने आपको प्राकृतिक शक्ति दी है वायरस से लड़ने की। उस शक्ति को आप बचा के रखें, और उस शक्ति को आप स्वयं नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं, इसके आगे जो हम वीडियो बनाएंगे अगले पार्ट में, वो हम आपको बताएंगे कि आप स्वयं को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, स्वयं आप खुद के दुश्मन कैसे बनते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एड्स की जांच हेतु एलिजा किट। एलिजा किट क्या होती है? एलिजा टेस्ट। एड्स का पता लगाने के लिए कौन सी जांच कराई जाती है? एलिजा टेस्ट कराया जाता है। एलिजा तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन एलिजा का फुल फॉर्म क्या है ये बहुत कम लोग जानते होंगे। कभी कभी शॉर्ट में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है एलिजा का। आप विद्यार्थी हैं तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना ज़रूरी है। इसका फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे किट। क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे किट। एसे ASSAY एसे। मुंबई के कैंसर अनुसंधान संस्थान ने HIV-1 तथा HIV-2 ब्लॉट किट तैयार की है। जाइडोवुडाइन, इसका शॉर्ट में AZT नाम है, शॉर्ट में AZT ये दवा है। जाइडोवुडाइन, शॉर्ट में इसको AZT कहा जाता है।
ये एक प्रकार की दवा है, एक रसायन है। इसका प्रयोग करने से एड्स का प्रभाव कम हो जाता है, लेकिन ख़त्म नहीं होता है। इसकी कोई ऐसी दवा नहीं है जो इसको ख़त्म कर दे, इसका प्रभाव कम हो जाता है बस। तो इसलिए एड्स से बचने का प्रयास करिए। अभी तक एड्स एक लाइलाज बीमारी है पूरी दुनिया के लिए। साफ साफ लिखा हुआ है, अभी तक एड्स एक लाइलाज रोग है। यह व्यक्ति की लापरवाही से, उसके सचेत न होने से और उसकी अज्ञानता से फैलता है। एक बात और याद रखिए, अपने देश में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, जिसको हम लोग नाको कहते हैं, नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तथा अन्य अनेक गैर सरकारी संगठन एड्स के विषय में जनता को जागरूक कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा जाता है, अपने देश में एड्स नियंत्रण के लिए सरकारी संगठन कौन सा कार्यरत है? तो आप बताएंगे नाको। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद में अगला रोग है कैंसर। कैंसर ये भी एक खतरनाक बीमारी है। कैंसर एक्चुअल में है क्या? शरीर में कहीं पर भी किसी कारण से, बिना कारण के तो कुछ होता नहीं है, कोई ना कोई कारण होगा। तो किसी कारण से, अब कारण क्या हो सकता है? अल्ट्रावायलेट रेस हो सकती हैं, या कुछ पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं, लेड, कैडमियम, HG, या फिर कुछ प्रकार की मेडिसिन्स होती हैं। मेडिसिन्स में बहुत सारे रसायन मिले होते हैं ना, एलोपैथिक मेडिसिन्स खास करके। तो ये कारण बनते हैं कैंसर का, जाने अनजाने में। जानबूझ के इनका प्रयोग नहीं करता है कोई कैंसर के लिए कि इनसे कैंसर बन जाए, लेकिन कभी कभी ये शरीर में जा करके कुछ ऐसा रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन करती हैं कि शरीर की जो कोशिकाओं में ऑन्कोजीन्स होते हैं, ऑन्कोजीन्स तो शरीर की सभी कोशिकाओं में हैं, वही कैंसर को नियंत्रित करते हैं। लेकिन जब ऑन्कोजीन्स कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाते हैं किसी एंजाइम्स के प्रभाव से, और वो एंजाइम्स क्रिएट होता है किसी कैटलिस्ट के इम्प्रेशन से। कैटलिस्ट क्या है? मतलब कि उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक क्या? यही जो हमने बताया, कैडमियम हो सकता है, लेड हो सकता है, मरकरी हो सकता है, या कोई एलोपैथिक मेडिसिन हो सकती है, या कोई यूवी रेज हो सकती हैं, एक्स रेज हो सकती हैं। तो ये ऑन्कोजीन्स को तो प्रेरित कर देते हैं। फिर ऑन्कोजीन्स क्या करते हैं? तेज़ी से सेल डिवीज़न शुरू कर देते हैं, और वो सेल डिवीज़न अनकंट्रोल्ड हो जाती है। कोशिका विभाजन इतनी तेज़ी से होने लगता है, इतनी तेज़ी से होने लगता है कि उस जगह पर एक उभार निकल आता है। उभार यानी कि ट्यूमर हो जाता है। वो ट्यूमर अगर भीतरी अंगों में तो शरीर के भीतर रहेगा, और कहीं त्वचा में है, किसी जॉइंट्स पर है, तो वो बाहर की तरफ उभार लेकर के बतौरी जैसा निकल आएगा ना, उसी को कहते हैं कैंसर। तो कैंसर एक्चुअल में क्या है? सीधी परिभाषा क्या है इसकी? कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि कैंसर कहलाती है। ठीक है। आज ये कैंसर 3 प्रकार के हो सकते हैं। शरीर में होने वाली जगह के अनुसार, जहाँ जहाँ होते हैं शरीर में, उसके अनुसार इनको 3 भागों में नामांकित किया गया है। पहला है कार्सिनोमा। ये एक्टोडर्म, उद्गम के ऊतकों में होता है, इसीलिए इसको कार्सिनोमा कहते हैं। जैसे स्तन कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, त्वचा का कैंसर, आमाशय का कैंसर, अग्न्याशय आदि का कैंसर। दूसरा होता है सार्कोमा।
सार्कोमा। जो कैंसर मीजोडर्म उद्गम के ऊतकों में होता है उसे सार्कोमा कहते हैं। और तीसरा होता है ल्यूकीमिया। ये रुधिर कणिकाओं का कैंसर है। वैसे तो कार्सिनोमा, सार्कोमा और ल्यूकीमिया तीनों ही खतरनाक कैंसर हैं, बट इन सब में ल्यूकीमिया जो है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। यह रुधिर की कोशिकाओं का कैंसर है। अस्थि मज्जा की कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन के कारण ल्यूकोसाइट्स माने WBC की संख्या बहुत अधिक बढ़ा देता है। और जब WBC की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है तो उसमें क्या होता है कि सुपर इम्यूनिटी आ जाती है। और जब सुपर इम्यूनिटी आ जाती है, जैसे कोई पहलवान है, बहुत पहलवान है, उसको रोज़ एक्सरसाइज चाहिए, रोज़ उसको कुश्ती चाहिए, रोज़ उसको कहीं ना कहीं मेहनत चाहिए, वो मेहनत करेगा। अगर मेहनत नहीं करेगा तो परेशान हो जाएगा। तो क्या होता है, कहीं कुश्ती लड़ने को नहीं मिली, कहीं ऐसी कोई बात उसको लेबर करने को नहीं मिल रहा है, तो वो दीवार पे ही हाथ मारने लगता है, पेड़ों पे ताकत आजमाने लगता है। मतलब उसको चाहिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइज पर डे, तभी वो स्वस्थ रह पाएगा। तो उसी तरह से जब सुपर इम्यूनिटी आ जाती है शरीर के अंदर, तो अब वो सुपर इम्यूनिटी क्या करेगी? WBC का काम है कि रोगाणुओं का भक्षण करना। अब रोगाणु भाई अनियंत्रित बन रहे हैं WBC, तो रोगाणुओं का भक्षण करने भर के लिए तो कंट्रोल रूप से पहले बन रही थी, लेकिन अब अनियंत्रित बन रहे हैं, तो जो ज़्यादा संख्या हो गई वो किसको खाएंगे? तो वो शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को खाने लगते हैं। और इस तरह से जब शरीर की स्वस्थ कोशिकाएं ही खत्म होने लगेंगी तो धीरे धीरे शरीर खत्म हो जाएगा, क्योंकि शरीर तो कोशिकाओं से ही निर्मित है ना। इसलिए ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया ज़्यादा खतरनाक होता है। अब देखिए, जो पदार्थ कैंसर उत्पन्न करते हैं, ध्यान दीजिए, उन्हें कैंसर कारक या कार्सिनोजेन कहा जाता है। जो पदार्थ कैंसर उत्पन्न करते हैं उन्हें कैंसर कारक या कार्सिनोजेन कहा जाता है। ये पॉइंट्स भी पढ़ लीजिए। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस है, ध्यान दीजिए, विश्व एड्स दिवस में ना चले जाना, यहाँ विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी दिन सन 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। ये भी बहुत पॉइंट की बात है, याद रखिएगा। WHO की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। तारीख क्या थी? 7 अप्रैल। अच्छा, BCG का टीका TB की रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो BCG तो बहुत सारे लोग जानते हैं, BCG रटते रहते हैं। अब इसका पूरा नाम क्या है आज आप जान लीजिए। बैसिलस कॉलमेट ग्वारिन। क्या नाम है? बैसिलस कॉलमेट ग्वारिन। बैसिलस जो होता है जीवाणु का नाम है आकार के हिसाब से, ठीक है, आकृति के हिसाब से उसको नाम दिया जाता है ना। बैसिलस, काकस, स्पाइरल, तो यहाँ पर बैसिलस जीवाणु का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको बैसिलस कॉलमेट ग्वारिन कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी बात है। TB जीवाणु ट्यूबरकुलिन नामक विष मुक्त करते हैं। TB के जो जीवाणु होते हैं उनसे जो विष निकलता है उस विष का नाम है ट्यूबरकुलिन। अब आगे बात करते हैं। कैंसर कोशिकाओं के लक्षण। कैंसर कोशिकाएं कौन से लक्षण प्रोड्यूस करती हैं, कौन से लक्षण को उत्पन्न करती हैं?
यहाँ ध्यान दीजिए, कैंसर कोशिकाओं के केंद्रक सामान्य से बड़ा होता है। ये एपोप्टोसिस प्रदर्शित नहीं करती। एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है? नियोजित मृत्यु। दूसरा है कैंसर कोशिकाओं में भिन्नन का अभाव होता है। सारी कैंसर कोशिकाएं सेम टाइप की होती हैं। तीसरा होता है कैंसर कोशिकाओं में नई वाहिकाओं का विकास हो जाता है। इसके बाद चौंसठ, 61 के बाद 64 है, 264, 265, ड्रग्स, अल्कोहल। इसके बाद आप जानेंगे अल्कोहल। अल्कोहल क्या है? सामान्य तौर पर अल्कोहल एसिड को कहते हैं। और प्रचलित नाम दारू या शराब। अल्कोहल से कुछ समय तक तो शरीर में शक्ति, संतोष तथा सुख का अनुभव होता है, परंतु नशा समाप्त होने पर वो मानसिक तनाव, उदासीनता तथा शिथिलता में परिवर्तित हो जाता है। अल्कोहल के बहुत ही हानिकारक प्रभाव होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्कोहल तत्कालिक प्रतिकूल प्रभाव, आक्रमणशीलता, बर्बरता और हिंसा के रूप में व्यक्त होते हैं। इनकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से श्वसनघात, हृदयाघात, मस्तिष्क रुधिर स्राव के कारण बेहोशी, कोमा और मृत्यु भी हो सकती है। अल्कोहल के प्रयोग से शैक्षिक, सामाजिक जीवन प्रभावित होता है। अल्कोहल का प्रयोग करने वाले विद्यार्थी स्कूल कॉलेज से ज़्यादा अनुपस्थित रहते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता में रुचि नहीं लेते हैं। एकाकीपन ज़्यादा पसंद आता है। अकेले रहना, छुप के रहना। इसके अलावा अवसाद, थकावट, ये भी लक्षण देखने को मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति आक्रमणशील होते हैं, विद्रोही होते हैं, बहुत जल्दी किसी से झगड़ा कर लेते हैं। परिवार और मित्रों से संबंध मधुर नहीं होते हैं। सोने और खाने की आदतों में परिवर्तन हो जाता है। कब सोना है, कब भोजन करना है, कोई मतलब नहीं है। इनके भूख और वजन दोनों अनियमित हो जाते हैं। धन की कमी की स्थिति आ जाती है। ड्रग का सेवन करने वाला व्यक्ति चोरी का सहारा लेने लगता है। जो व्यक्ति अंतःशिरा द्वारा ड्रग लेते हैं उनको एड्स जैसे गंभीर संक्रमण होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन करते रहने पर यकृत में ऊतक क्षय होने लगता है और लीवर सिरोसिस की बीमारी हो जाती है। लीवर सिरोसिस मतलब लीवर से पानी बहने लगना और धीरे धीरे फिर ब्लड बहने लगता है, लीवर बेकार हो जाता है। कुछ महिलाएं भी ड्रग्स का सेवन करती हैं, अल्कोहल का सेवन करती हैं, तो गर्भावस्था के दौरान ड्रग और अल्कोहल का सेवन करने पर उनके गर्भ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पुरुषों और महिलाओं में शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन होने लगते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी हानियां हैं अल्कोहल से।
मस्तिष्क पर अल्कोहल का दुष्प्रभाव पड़ता है, पेशी असंतुलन हो जाता है, मांसपेशियां ठीक से काम नहीं करती हैं, दृष्टि क्रिया विकृत हो जाती है। जब आप शराब के नशे में नहीं होते हैं तो सामान्य दिखाई पड़ता है, और जब आप शराब के नशे में होंगे तो आपकी दृष्टि क्रिया विकृत हो जाएगी। आपको दूरी का अंदाज़ा नहीं रहेगा, ऊंचाई का अंदाज़ा नहीं रहेगा, गड्ढे का अंदाज़ा नहीं रहेगा, क्योंकि दृष्टि विकृत हो गई। शराब पीने वाले को वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती हैं जब वो शराब के नशे में होता है। शरीर के अंगों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति की आयु घट जाती है। शराब पीने वाले को निमोनिया, जुकाम, तपेदिक, क्षय, हैजा इस प्रकार के रोग बड़ी आसानी से हो जाते हैं। संतान के कुप्रभाव। गर्भवती स्त्रियों के लिए मद्यपान हानिकारक होता है। मद्यपान करने वाली स्त्री के रुधिर में मदिरा रुधिर से जरायु द्वारा, जरायु मतलब नाल, प्लेसेंटा, जो बच्चे की नाभि से निकल करके गर्भाशय की दीवार से जुड़ी होती है, रस्सी जैसी संरचना, उसको प्लेसेंटा कहते हैं। तो गर्भवती स्त्रियों के लिए मद्यपान हानिकारक होता है। ऐसी स्त्री के रुधिर से मदिरा जरायु द्वारा गर्भस्थ शिशु के रुधिर में पहुंचकर उसके तंत्रिका तंत्र को बेकार कर देती है, गड़बड़ कर देती है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो वो मंद बुद्धि का हो सकता है, उसके शरीर के अन्य अंगों में भी कोई ना कोई दोष आ सकता है। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे व्यक्ति का नैतिक पतन हो जाता है। समाज उसको बड़ी हेय दृष्टि से देखता है, उसका कोई सम्मान नहीं रह जाता है। वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन यदि लोगों को पता चल जाता है कि ये व्यक्ति शराबी है और अति सेवन करता है, शराबी होने के साथ साथ में अति शराबी है, अति सेवन करता है, अनियंत्रित सेवन करता है, तो उसका नैतिक पतन हो जाता है। इसलिए भी शराब के, अल्कोहल के सेवन से बचना चाहिए। एक प्रश्न पूछा जाता है, ड्रग्स क्या है? ड्रग्स, देखिए, ड्रग्स वो होती हैं जो हमारे शरीर की रासायनिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं और हमारी भौतिक अवस्था को प्रभावित करते हैं। उनको हम ड्रग्स कहते हैं, जो हमारे शरीर की रासायनिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं और हमारे भौतिक अवस्था को प्रभावित करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। जब तक उन ड्रग्स का प्रभाव रहता है तब तक शरीर की रासायनिक व्यवस्था और भौतिक व्यवस्था प्रभावित रहती है। तो ऐसे ही पदार्थों को ड्रग्स कहा जाता है। अब यदि इनका सही प्रयोग किया जाए तब तो ये लाभदायक है, इसीलिए इनका नाम ड्रग्स रखा गया है। ड्रग्स माने दवाएं, दवा हैं ये। लेकिन जब इनका उचित प्रयोग किया जाए तब तक के लिए दवा हैं, और जब इनका अनुचित प्रयोग किया जाए, जैसे अभी हमने इससे पहले आपको अल्कोहल पढ़ाया, तो अल्कोहल का भी आविष्कार दवा के हिसाब से किया गया था। वो नशे के लिए नहीं बनाई गई थी शराब, शराब बनाई गई थी दवा के रूप में प्रयोग करने के लिए, लेकिन उसका दुरुपयोग होने लगा। तो इस तरह से जो हम केमिस्ट की दुकान से लेते हैं या जो हम डॉक्टर के यहाँ से लेते हैं वो भी ड्रग्स हैं, और जो हम घरों में बहुत सारे प्रकार की दवाओं का इंतजाम कर लेते हैं वो भी ड्रग्स हैं। पर जब तक उनका उचित प्रयोग किया जा रहा है, जिस ड्रग्स की ज़रूरत है और ज़रूरत के अनुसार खुराक ली जा रही है, तब तक के लिए वो उचित ड्रग्स है, तो कहा जाएगा इसका सदुपयोग हो रहा है। लेकिन जब उसका अनुचित प्रयोग किया जाए,
आवश्यक मात्रा से अधिक प्रयोग किया जाए तब कहा जाएगा कि उस ड्रग्स का कुप्रयोग हो रहा है। क्या हो रहा है? कुप्रयोग। तो सामान्य रूप से ऐसे बहुत से ड्रग्स हैं जिनमें कुछ एल्कलाइड्स पाए जाते हैं और वो शरीर के रासायनिक और भौतिक प्रवृत्तियों को अत्यधिक उत्तेजित कर देते हैं, इसलिए इनका सेवन बढ़ जाता है। और इनका सेवन जब बढ़ जाता है तो व्यक्ति उसका व्यसनी हो जाता है, मतलब उसकी आदत बन जाती है। जब तक उसको वो दवा यानी वो ड्रग्स वो चीज़ मिलेगी नहीं तब तक वो बेचैन सा रहेगा, परेशान सा रहेगा। और कोई भी ऐसी चीज़ जो आदत में आ जाए तो वो हमेशा नुकसानदायक होती है। अब यहाँ पर देखिए ओपियाइड्स। ओपियाइड्स क्या है? ये अफीम के पौधे से प्राप्त की जाती है। अफीम की खेती मतलब पोस्ता होता है, पोस्ते की फसल किसानों द्वारा उगाई जाती है। तो उस पोस्ते पर ऊपर घरियाँ निकलती है, फल, जो पोस्ते का जब फल निकलता है पौधे का, उस फल से लैटेक्स से निकलता है दूध। जब दूध निकलता है तो सफ़ेद रहता है और बाद में वो सूख जाता है तो काला पड़ जाता है, तो उसी को अफीम कहते हैं। अफीम मतलब ओपिएट्स, ठीक है। उस अफीम से स्मैक भी बनता है, हेरोइन भी बनता है, मार्फिन भी बनता है। और हेरोइन और मार्फिन जो है ये बहुत महंगे बिकते हैं, बहुत महंगे बिकते हैं। ओपियम या अफीम या पोस्ता जो होता है, इस पोस्ता के पौधे का बोटेनिकल नेम पेपेवर सोमनिफेरम होता है। पेपेवर सोमनिफेरम। दूसरे हैं कैनिबिनॉइड्स। कैनिबिनॉइड्स क्या होते हैं? गांजे का पौधा आप लोगों ने सुना होगा, गांजा, गांजा। तो कैनिबिनॉइड्स जो होता है गांजा के समान पौधों का एक ग्रुप है। गांजा के पौधे का नाम होता है कैनबिस सटाइवा। इस पौधे के पुष्पक्रम से, पत्तियों से एक प्रकार का रेजिन निकलता है, ठीक है, राल, राल से। तो गांजा के पौधे के पुष्पों से, पत्तियों से राल निकाला जाता है और उससे मैरिजुआना, हशीश और गांजा बनाया जाता है। ये सब व्यसनी जो लोग होते हैं वो उसका कुप्रयोग करके सेवन करते हैं, यद्यपि ये बहुत नुकसानदायक होता है। मैरिजुआना का जो सक्रिय पदार्थ होता है, जैसे चाय में थाइन पाया जाता है, उसी तरह से मैरिजुआना का जो सक्रिय पदार्थ जो एल्कलॉइड होता है टेट्रा हाइड्रोकैनोबियाल होता है। क्या होता है? टेट्रा हाइड्रोकैनोबियाल होता है। इसके बाद में तीसरा होता है कोका एल्कलाइड या कोकेन। इसे कोका पादप एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है। यह मूल रूप से दक्षिण अमेरिका का पौधा है और ये गड़बड़ क्या करता है? यह न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन के परिवहन में बाधा उत्पन्न करता है। ये मुख द्वार द्वारा जोर से सांस के द्वारा अंदर खींचा जाता है और ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर बहुत ही उद्दीपक प्रभाव डालता है, जिससे व्यक्ति को लगता है कि वाह, उसको उत्तेजना आ जाती है, उसको लगता है वो बहुत सुखी हो गया, उसकी एनर्जी बहुत बढ़ गई है, ऐसा भ्रम हो जाता है। इसीलिए इसको विभ्रमी औषधि कहा जाता है। क्या कहते हैं? विभ्रमी औषधि। इसके बाद में होता है धतूरा। धतूरे का पौधा आप लोगों ने देखा होगा, धतूरा होता है।
धतूरा जो होता है हमारे यहाँ चारों तरफ पाया जाता है, और धतूरों के बीज जो होते हैं वो विभ्रमकारी होते हैं, इनमें विभ्रमी गुण होता है। इससे स्ट्रेमोनियम नामक ड्रग प्राप्त की जाती है। कुछ आयुर्वेदिक औषधियों में भी धतूरे का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना, पौधे का नाम होता है एट्रोपा बेलाडोना। अंग्रेजी में इसको डेडली नाइटशेड कहा जाता है। तो इसमें से एट्रोपिन प्राप्त की जाती है। एट्रोपिन का प्रयोग आँख की पुतली को फैलाने के लिए किया जाता है। पेट दर्द में भी बेलाडोना का प्रयोग दवा के रूप में किया जाता है। एट्रोपा बेलाडोना पौधे का जो सत्व होता है, इसका जो एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है वो विभ्रमकारी होता है। विभ्रमकारी का मतलब क्या होता है? मतलब इसको जब आप खा लेंगे, यूज़ कर लेंगे, पी लेंगे तो आप भ्रमित हो जाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे। आप हंस रहे हैं तो हंसते ही रह जाएंगे, रो रहे हैं तो रोते ही रह जाएंगे, आपको कुछ याद नहीं रह जाएगा, आप भ्रमित रहेंगे। इसीलिए इसको विभ्रमी औषधि कहा जाता है। ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट इसका मानसिक रोगों के उपचार के लिए उपयोग करते हैं। LSD, LSD एक शब्द है और ये लगभग हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है LSD क्या है, LSD का पूरा नाम क्या है। तो आप यहाँ से याद रखिएगा LSD का पूरा नाम क्या है, यहाँ देख लीजिए। इसका पूरा नाम होता है लाइसर्जिक एसिड डाईएथिलएमाइड। लाइसर्जिक एसिड डाईएथिलएमाइड ये एक प्रकार के कवक से प्राप्त किया जाता है। उस कवक का नाम है क्लेविसेप्स परप्यूरिया। क्लेविसेप्स परप्यूरिया। उसके बाद में आगे देखते हैं। यहाँ पर आता है साइकोट्रोपिक औषधियाँ और औषध व्यसन। साइकोट्रोपिक औषधियाँ जो होती हैं उनको नशीली औषधियों के नाम से भी जाना जाता है। आप नशीली औषधियाँ कहिए या साइकोट्रोपिक औषधियाँ कहते हैं, वही बात है, सेम बात है। जो नशीली दवाएं होती हैं उन्हीं को साइकोट्रोपिक औषधियाँ कहा जाता है। तो इस प्रकार की औषधियों का एक पूरा समूह होता है और लगातार इनका नियमित सेवन करने वाले व्यक्ति को व्यसनी कहा जाता है। इनके लगातार सेवन को ही औषध व्यसन कहते हैं। एक प्रश्न आता है औषध व्यसन क्या है? तो साइकोट्रोपिक या नशीली औषधियों का नियमित प्रयोग करने की लत मतलब आदत बन जाती है। साइकोट्रोपिक या नशीली औषधियों का नियमित रूप से प्रयोग करने की आदत को औषध व्यसन कहते हैं। ये दोनों बातें पूछी जाती हैं कि साइकोट्रोपिक औषधियाँ क्या हैं, साइकोट्रोपिक औषधियों से आप क्या समझते हैं, या फिर नशीली औषधियाँ, नशीली दवाएं क्या हैं, और दूसरा पूछा जाता है औषध व्यसन से आप क्या समझते हैं। तो आप याद रखिए जो नशीली दवाएं होती हैं जिनका एक पूरा समूह है, ग्रुप है पूरा, उनको साइकोट्रोपिक औषधियाँ कहा जाता है। इनमें गांजा, भांग, अफीम यही सब आते हैं। फिर औषध व्यसन क्या है? तो नशीली दवाओं के सेवन की
आदत पड़ जाती है और व्यक्ति नियमित प्रयोग करने लगता है तो इसको कहते हैं औषध व्यसन। इसके बाद यहाँ से पढ़िए, ये नशीली औषधियों का आदी व्यक्ति औषधि ना मिलने की स्थिति में कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है और कर भी डालता है। कोई शराबी है, उसको शराब नहीं मिल रही है कहीं से, कितना भी प्रतिष्ठित व्यक्ति क्यों ना हो, आप उसको एक बोतल या एक पैक शराब देने का वादा कर लीजिए, फिर कोई भी काम करा लीजिए उससे। अफीम खाने वाले के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, गांजा पीने वाले के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये जो बृहत्तम स्तर की नशीली औषधियाँ होती हैं, इनका व्यसनी व्यक्ति जो होता है वो इनका वशीभूत हो जाता है, इन औषधियों का। इसलिए आप बच के रहिए, इनसे बहुत दूर रहिए, कहीं आपकी मजबूरी का कोई फ़ायदा ना उठा ले जाए। इसके बाद में अगला ग्रुप आता है, देखिए, नशीली औषधियों को निम्नलिखित समूहों में बांट सकते हैं। इसमें पहला है सामक व निद्रा कारक। इस ग्रुप में वो औषधियाँ आती हैं जिनका प्रयोग करने के बाद केंद्रीय तंत्रिका तंत्र थोड़ा सुस्त हो जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की कार्य क्षमता घट जाती है, कम हो जाती है। जब तक इन दवाओं का प्रभाव रहता है तब तक के लिए। तो इन दवाओं का प्रयोग, सामक व निद्रा कारक दवाएं जो होती हैं, इनका प्रयोग कुछ क्षण के लिए चिंताओं को दूर करने के लिए किया जाता है। कुछ निद्रा लाने वाली दवाएं हैं, जैसे लिब्रियम है, इक्विनिल है, बारबिट्रेट है, बेंजोडाइजेपिन है, ठीक है, डाइजिपाम के नाम से टेबलेट आती है, वो बेंजोडाइजेपिन होती है। इन दवाओं का उपयोग जब किया जाता है तो सुस्ती आने लगती है, नींद आने लगती है, इसीलिए इस ग्रुप की दवाओं का नाम रखा गया है सामक या निद्रा कारक। इसके बाद में उत्तेजक दवाएं या एंटी डिप्रेसेंट, ये औषधियां भी केंद्रीय तंत्रिका संस्थान को प्रभावित करती हैं। जो आपने सामक अथवा निद्रा कारक औषधियां पढ़ा है वो भी केंद्रीय तंत्रिका संस्थान को प्रभावित करती हैं, और जो उत्तेजक या एंटी डिप्रेसेंट औषधियाँ होती हैं ये भी केंद्रीय तंत्रिका संस्थान को प्रभावित करती हैं। तो दोनों प्रकार की दवाएं जो होती हैं वो आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित करती हैं। तो प्रयास करिए कि आप अपने इम्यूनिटी बना के रखिए और स्वस्थ रहिए, इन दवाओं की ज़रूरत ही ना पड़े, और अब जब पड़ती है तो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा, ये आप समझ लीजिए। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यदि व्यक्ति के शरीर में प्रभावित हो रहा है तो फिर उस व्यक्ति की लगातार आयु घट रही है, वो अपनी सामान्य आयु नहीं जी पाएगा, समय से पहले उसका प्रमोशन हो जाएगा। इसके अंतर्गत कैफीन, टॉफरेलिन, मेथिलफेनिडेट, कोकेन, एम्फेटामिन आदि प्रकार की दवाएं दी जाती हैं जो उत्तेजक होती हैं या एंटी डिप्रेसेंट होती हैं। अब बात करते हैं तंबाकू की। तंबाकू, निकोटियाना टोबैकम इसका बोटेनिकल नाम है। इस पौधे की पत्तियों का प्रयोग होता है खाने में। तंबाकू की पत्तियों में जो निकोटिन पाया जाता है वही इसका एल्कलॉइड है, निकोटिन नामक एल्कलॉइड पाया जाता है। तंबाकू के पत्तियों में निकोटीन नामक एल्कलॉइड पाया जाता है। यही निकोटीन जो होता है ये व्यक्ति के तंत्र को प्रभावित करता है। निकोटीन संखिया से भी अधिक विषैला होता है। संखिया आप जानते हैं, संखिया बहुत विषैला होता है, और निकोटीन जो होता है वो संखिया से भी ज़्यादा विषैला होता है।
प्रति 100 औंस तंबाकू की सूखी पत्तियां 2 औंस विषाक्त निकोटीन प्रदान करती हैं। धूम्रपान, धूम्रपान मतलब धुएं को पीना, धुएं को पीना। तो धुएं को कैसे पिएंगे भाई? धूम्रपान के लिए तंबाकू का प्रयोग होता है। अब तंबाकू का प्रयोग अलग अलग तरीकों से किया जाता है। पहले के समय में लोग चिलम में रख करके उसको आग लगा करके उसमें, और उसके माध्यम से उसका धुआं खींच के पीते थे। अभी भी कहीं कहीं पर उसका उपयोग होता है, लेकिन अब वो पुराने ज़माने का नशा हो गया। अब लोग तंबाकू का प्रयोग सिगरेट में करते हैं, बीड़ी में करते हैं, चुरूट में करते हैं। प्रौढ़ व्यक्तियों पर इसका प्रभाव धीरे धीरे, किंतु बालकों पर इसका प्रभाव बड़ी शीघ्रता से होता है। बालकों पर इसका प्रभाव क्षणिक न होकर अस्थायी भी होता है। अतः बालकों और किशोरों को इससे बचना चाहिए। इसका विष अफीम और कोकेन जैसा होता है। तंबाकू खाने अथवा धुएं के रूप में ग्रहण करने से प्राप्त उत्तेजना व्यक्ति के सुखदायक प्रतीत होने लगती है। यद्यपि इसका स्वाद कड़वा होता है, लेकिन यह सुख क्षणिक होता है, यह दीर्घकालिक नहीं होता है। दीर्घकालिक इसका क्या परिणाम होता है, आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। नंबर 1, निकोटीन धमनियों की भित्ति को मोटा और सख्त कर देता है। इससे धमनियाँ सिकुड़ जाती हैं। तो जब धमनियाँ सिकुड़ जाएंगी तो रुधिर प्रवाह में रुकावट आएगी, फिर हृदय को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, तो रक्तचाप बिगड़ जाएगा, मतलब ब्लड प्रेशर गड़बड़ा जाएगा। तंबाकू का निकोटीन गले और फेफड़ों को प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप खांसी आएगी। जुकाम से पीड़ित व्यक्तियों के फेफड़े दुर्बल हो जाएंगे, उनके लिए तंबाकू विशेष रूप से हानिकारक होता है। कभी कभी तो तंबाकू का प्रभाव से दमा और तपेदिक भी बन जाता है। तपेदिक मतलब टीबी, दमा। दमा एक प्रकार की खांसी होती है। जैसे कोई व्यक्ति खांसने लगता है तो खांसते 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 उसको सांस लेने का टाइम ही नहीं मिलता, इतनी लंबी खांसी आ जाती है, उसको कहते हैं दमा। कई बार तो बुजुर्गों में जो वृद्ध लोग होते हैं, अधिक आयु के होते हैं, उनको खांसी आ जाती है और खांसते खांसते ही उनके प्राण निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो दमा की बीमारी बच्चों में और बुजुर्गों में ज़्यादा प्रभावी रहती है, वयस्कों में इतनी जल्दी हावी नहीं होती। लेकिन यदि आप किशोरावस्था से ही किसी प्रकार के धूम्रपान की लत में आ गए हैं तो आपको वयस्क अवस्था में भी दमा हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगी। इसलिए धूम्रपान से बिल्कुल 100%, 200% बचने का प्रयास करिए। अधिक तंबाकू के उपयोग से हृदय के स्पंदन दर में वृद्धि हो जाती है और ब्लड प्रेशर बिगड़ जाता है। तंबाकू के सेवन से मांसपेशियों की क्रियाशीलता और कुशलता क्षीण हो जाती है। पाचन क्रिया गड़बड़ा जाती है, बिगड़ जाती है। कब्ज आदि रोग हो जाते हैं। आमाशय और ग्रहणी में अल्सर हो जाता है। तंबाकू, गुटखा खाने और सिगरेट, बीड़ी, हुक्का आदि पीने से श्वसन तंत्र, मुंह, होंठ तथा जीभ का कैंसर होने की संभावना रहती है। अभी पीछे हम आपको कैंसर पढ़ा भी चुके हैं। धूम्रपान वातावरण को भी प्रदूषित करता है। तंबाकू का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तंबाकू के हर उत्पाद पर इस तरह की एक चेतावनी लिखी रहती है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को, 31 मई। व्यसन व निर्भरता।
व्यसन व निर्भरता। कुछ ड्रग्स में आदत बन जाने की अंतर्निहित क्षमता होती है, अर्थात इनका एक दो बार प्रयोग करना ही व्यक्ति को इनके बार बार प्रयोग करने को प्रेरित करने लगता है। अल्कोहल, भांग, गांजा, चरस, तंबाकू, अफीम आदि इसी प्रकार की ड्रग्स हैं। व्यक्ति में इन ड्रग्स के लिए विकसित निर्भरता या उसकी अक्सर मांग की अवस्था व्यसन कही जाती है। व्यसन नकली सहानुभूति के प्रति मनोवैज्ञानिक आसक्ति है। ठीक है। आहरण संलक्षण या विड्रॉल सिंड्रोम, किसी भी लतकारी ड्रग का प्रयोग यकायक बंद करने पर एक व्यसनी व्यक्ति में कुछ कार्यकीय और मनोवैज्ञानिक लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं विड्रॉल सिंड्रोम। जैसे कोई किसी नशे के आदी हैं आप और एकदम से अचानक बंद कर दिया जाए तो आपकी जो मनोवैज्ञानिक क्रियाएं हैं वो बिगड़ जाएंगी। तो इस प्रकार की व्यवस्था को विड्रॉल सिंड्रोम कहा जाता है। और इसके बाद में प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक्स और इम्यूनिटी, ये हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, नोट्स बनाइए, मन लगा करके पढ़िए, वीडियो को पॉज करके बार बार देखिए। यदि आप YouTube पर इसको देख रहे हैं तो YouTube चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।